हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिस चीज़ का इंतजार आप लोगों को खत्म हो गया। आप लोगों को बहुत कमेंट आ रहा था कि हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आइए, तो आज मैं बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आया हूँ हिंदी का। ठीक है, बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से अगर प्रश्न आप अच्छे अंक ला देते हो तो परीक्षा में डेफिनेटली आप लोगों को 20 में 20 नंबर आप लोगों को बहुविकल्पीय का पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मेरे साथ ही आप लोगों को आंसर देना मुझसे पहले ही देना है, और लास्ट में आपको जरूर अपना रिजल्ट शेयर करना है कि 20 में से कितना क्वेश्चन, चाहे 25 में से जितना क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा उतने में से कितना क्वेश्चन आपने सही किया है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। इसका जल्दी से आंसर बताइए कि शुक्ल युग की काल अवधि है। शुक्ल युग की काल अवधि कब से लेकर कितना माना जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए 1850 से 1900 तक, 1900 से 1920 तक, 1919 से 1938 तक, 1938 से 1947 तक। बताइए शुक्ल युग की जो काल अवधि है कितनी मानी जाती है? ठीक है, कमेंट करके जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए, फिर मैं आप लोगों को बताता हूं। टाइम दे रहा हूं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1919 से 1938 तक जो काल अवधि मानी जाती है वो शुक्ल युग की मानी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगर बढ़ें क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ, क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे यह है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। ठीक है, ये जो ध्रुव स्वामिनी है ये नाटक है, और इनके लेखक कौन है? ऑप्शन ए हरिकृष्ण प्रेमी जी, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी विष्णु प्रभाकर जी, और ऑप्शन जो डी है वो मोहन राकेश। ठीक है, चार ऑप्शन दिया हुआ है, चार ऑप्शनों से बताना है कि जो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन? जयशंकर प्रसाद जी। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। इसके बाद अगर आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ, क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे यह है कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। उपन्यास भूले बिसरे जो चित्र हैं उसके लेखक कौन हैं? प्रेमचंद्र जी, भगवती चरण वर्मा जी की, ऑप्शन सी यशपाल, ऑप्शन डी वृंदावन लाल वर्मा जी। ठीक है, चार ऑप्शन दिया हुआ है, कमेंट करके बताइए क्या होगा राइट आंसर कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का भगवती चरण वर्मा जी। कौन? भगवती चरण वर्मा जी। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जितने लोगों ने ऑप्शन बी पे क्लिक किया होगा बिल्कुल 100% उनका आंसर सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 4 दिखाता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रस मीमांसा के लेखक हैं। रस मीमांसा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन बी गुलाब राय, ऑप्शन सी भगवत चरण उपाध्याय जी, और ऑप्शन डी जयप्रकाश भारती। तो चार ऑप्शन दिया हूं, जल्दी से बताइए कि रस मीमांसा के लेखक कौन हैं। तो रस मीमांसा के लेखक हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रस मीमांसा के लेखक हैं। इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5वां वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस के लेखक का नाम बताइए। चार ऑप्शन दिया हुआ मैं बताता हूं आप लोगों को। पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे यह है मोहन राकेश, ऑप्शन बी प्रेमघन, ऑप्शन सी गुलाब राय, और ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो जल्दी से कमेंट करिए कि क्वेश्चन नंबर 5वें का राइट आंसर क्या होगा। पहले एक बार क्वेश्चन और पढ़ के सुना देता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन यह है कि लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस के लेखक कौन हैं? ठीक है, अब कमेंट कीजिए क्या होगा राइट आंसर। तो इसका हो जाएगा आप लोगों का मोहन राकेश। ठीक है, 5वें का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे यह है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आई होप सभी लोग इसका आंसर सही दोगे। गोदान किस युग का उपन्यास है? गोदान किस युग का उपन्यास है? ऑप्शन ए शुक्ल युग, ऑप्शन बी शुक्लेत्तर युग, ऑप्शन सी द्विवेदी युग, और ऑप्शन डी आधुनिक युग। चार ऑप्शन दिया हुआ है, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। गोदान किस युग का उपन्यास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों शुक्ल युग। गोदान किस युग का उपन्यास है? शुक्ल युग का। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि राय कृष्णदास निम्न में से कौन थे? जो राय कृष्णदास जी हैं वो कौन है इसमें से? निबंधकार हैं कि आलोचक हैं कि गद्य गीतकार हैं कि कवि हैं? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए प्रश्न नंबर 7वें का राइट आंसर क्या होगा कि राय कृष्णदास निम्न में से कौन थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो भैया वो थे गद्य गीतकार थे। कौन? गद्य गीतकार थे, गद्य लिखते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8वें की तरफ। प्रश्न नंबर 8वां है गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा जी, ऑप्शन बी रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो जल्दी से कमेंट करके हमें बताइए कि गेहूं और गुलाब किसकी रचना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है।
तो ये रचना है किनकी, राम वृक्ष बेनीपुरी की, मतलब ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है, राम वृक्ष बेनीपुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कृति कंकाल के लेखक हैं। कंकाल जो है एक कृति है और उसके लेखक कौन है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद जी हैं, कि मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, कि ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा जी, कि मैथिली शरण गुप्त जी। बताइए कृति कंकाल के लेखक हैं कौन है इनमें से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोगों का आंसर सही आना चाहिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका हो जाएगा आप लोगों का जयशंकर प्रसाद, क्योंकि कृति कंकाल किसके लेखक हैं, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न नंबर 10वां, बताइए कि निम्न में से रीतिकाल की कालावधि, रीतिकाल की कालावधि कितनी मानी जाती है। ऑप्शन ए 1643 से लेकर 1843 तक, ऑप्शन बी 1343 से 1643 तक, 743 ईस्वी से 1343 तक, कि 1843 ईस्वी से आज तक। बताइए क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट आंसर क्या होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1643 से लेकर 1843 ईस्वी तक रीतिकाल की अवधि मानी जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से छायावाद युग का कवि हैं, मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन ऐसे कवि हैं जो छायावाद युग के हैं। ऑप्शन ए सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन बी नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन डी दादू दयाल और ऑप्शन डी कुतुबन। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इनमें से छायावाद युग के कवि कौन हैं। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो छायावाद युग के कवि कौन है, सुमित्रानंद पंत जी। कौन, सुमित्रानंद पंत जी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से रीतिकाल के प्रमुख 2 कवि कौन से हैं। इसमें से ऐसे 2 कवि बताइए जो रीतिकाल के हैं। ऑप्शन ए पद्माकर, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी विकल्प ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी सूरदास। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न आ जाए और उसमें आपका ऑप्शन ए तथा बी दिया रहे तो उसी को आपको क्लिक करना है, क्योंकि इसमें बोल ही रखा है कि रीतिकाल के प्रमुख 2 कवि, तो 2 कवि इसमें से लेना ही है। तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों ही होना चाहिए, पद्माकर एक बिहारी, तभी तो आप 2 लोगों का नाम लिखोगे। तो जब भी इस तरह का ऑप्शन मिले तो आप हमेशा उस पर क्लिक किया करो, विकल्प ए तथा बी दोनों पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे है, केशव दास की रचना है। केशव दास की रचना कौन है, रामचंद्रिका है, कि भक्तमाल, कि सुदामा चरित, कि ऑप्शन डी प्रेम वाटिका। बताइए केशव दास की रचना कौन है, इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है। तो कमेंट करके बताइए क्या होगा राइट आंसर। इसका होगा रामचंद्रिका। केशव दास की जो रचना का नाम है आपका रामचंद्रिका है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रगतिवादी युग की काल अवधि मानी जाती है कितनी। प्रगतिवादी युग की काल अवधि, ऑप्शन ए 1936 से 1943 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, ऑप्शन सी यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ नीचे है, ऑप्शन सी है 1943 से 1953 ईस्वी तक, 1953 से लेकर 1960 ईस्वी तक। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए यहाँ पे कि प्रगतिवादी युग की काल अवधि मानी जाती है। हमने पूरा ऑप्शन दिखा दिया और कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 1936 से लेकर 1943 ईस्वी का जो काल अवधि मानी जाती है वो प्रगतिवादी युग की मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे कि राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहरि रघुवर विरह रऊ गऊ सुरधाय। ये जो आपको पंक्ति दिखाई दे रही है, इस पंक्ति में कौन सा रस है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, और ऑप्शन में आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन बी करुण रस, ऑप्शन सी शांत रस, ऑप्शन डी हास्य रस। बताइए क्या होगा राइट आंसर। यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि सब कुछ दिखे। अब दिख रहा होगा। ठीक है, कि राम राम कहीं राम कहीं राम अतनु परिहरि रघुवर विरह रऊ गयु सुरधाय। तो इसमें से पूछा है कि कौन सा रस होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया इसमें करुण रस है। क्या है, करुण रस। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है। रूपसी तेरा घनकेश पास में अलंकार है। यह पंक्ति आप लोगों का रूपसी तेरा घनकेश पास, इसमें बताना कि अलंकार कौन सा है। रूपक अलंकार होगा कि श्लेष अलंकार होगा कि उपमा अलंकार होगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कमेंट करके बताइए क्या होगा राइट आंसर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए रूपसी तेरा घनकेश पास में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार।
मतलब 16 का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा इसको। आगे है कि जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। बताना है कि ये जो पंक्ति दिखाई दे रहा है ये रोला का है कि कुंडलियाँ का है कि सोरठा है कि दोहा है। ठीक है, आपको बताना है कि ये रोला है कि कुंडलियाँ, सोरठा, दोहा क्या है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा कर दूँ ताकि दिखे आप लोगों को, अब दिख रहा होगा पूरा, कि जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी, हैं वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह क्या है? रोला है, रोला का उदाहरण है। ठीक है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 17 बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 दिखाता हूँ। कह रहा है कि अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। अब हमसे उपसर्ग पूछा है अनादर शब्द में, तो ऑप्शन में दिखा देता हूँ, बताइए। अन होगा कि अनु होगा कि अ होगा कि आ होगा, बताइए क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, अनादर उपसर्ग मतलब जो आगे लगा होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं। तो अनादर शब्द में आगे कौन सा लगा है? अन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन ए अन। ठीक है, तो अन उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये भी आप लोगों का उपसर्ग से ही है कि परि उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। परि उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। परिपूर्ण कि ऑप्शन बी परामर्श कि ऑप्शन सी पुरुषोत्तम कि ऑप्शन डी परीक्षण। अभी हमने बताया यहाँ पे, ठीक है, कि परि शब्द लगाकर सही शब्द बनेगा। तो देखिए परि शब्द लगाकर परिपूर्ण ही तो बनेगा, क्योंकि परि इसमें ही आगे है, इसमें भी है लेकिन बड़ाओं की मात्रा है, ठीक है, बड़ी की मात्रा है, तो इसलिए परीक्षण नहीं होगा, ये होगा परिपूर्ण। मतलब ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उपसर्ग कहाँ लगता है? आगे लग के उस वर्ड को पूरा करता है, ठीक है, मूल शब्द को, तो परिपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है गिरावट शब्द में प्रत्यय है। ठीक है, गिरावट शब्द में प्रत्यय आप लोगों को बताना है। तो प्रत्यय क्या होता है? जो लास्ट में आकर उस शब्द को पूरा करे लास्ट में। तो देखिए गिरावट लास्ट में क्या रहा है? वट। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखते ही मालूम चल जाएगा आप लोगों को, प्रत्यय लास्ट में आप लोगों को देखते हैं, लास्ट में क्या है? वट है। ठीक है, तो सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है पन प्रत्यय शब्द, पन प्रत्यय युक्त शब्द है। अब फिर प्रत्यय आ गया, तो प्रत्यय का मतलब फिर लास्ट में क्या होगा? बचपन होगा कि बच्चा होगा कि बच्चा होगा कि बलवान? पहले आप लोग कमेंट कर लीजिए, सिंपल क्वेश्चन, उसी की बेस पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो पन मतलब किसके लास्ट में आ रहा है? पन, बचपन, इसी में तो पन आ रहा है लास्ट में, यही हो जाएगा राइट आंसर। इसमें तो चा आ रहा है, इसमें आव आ रहा है, इसमें वान आ रहा है। ठीक है, ठीक है, इसमें ही पन आ रहा है, मतलब ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, आप आराम से करके चले आओगे। फिर है कि शुभाशुभ में समास है। ठीक है, शुभाशुभ में समास कौन सा बताना आप लोगों को। ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्विगु समास कि ऑप्शन सी यहाँ पे मैं दिखाता हूँ द्वंद्व समास की ऑप्शन डी यहाँ पे कर्मधारय समास। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा। शुभाशुभ में समास पूछ रहा है, शुभाशुभ में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। तो यहाँ पे देखा आपने कि हमने 22 क्वेश्चन डिस्कस किया, और 22 में से कितना क्वेश्चन आपने सही किया है कमेंट करके जरूर हमें बताइए। ठीक है, अगर आपने 22 में अगर कम से कम 18 या 15 क्वेश्चन एवरेज में आपने सही कर दिया है तो समझिए बहुत बेस्ट स्कोर आप लोगों का है, और अच्छे से तैयारी आप लोग करते रहिए। तो वीडियो को शेयर कर दो, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। डेली आप लोगों को वीडियो ऐसे मिलती रहेगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों। इस बार 20 में 20 नंबर हम लोगों को ऑब्जेक्टिव में लाना है, और 50 में 50 नंबर हम लोगों को सब्जेक्टिव में लाना है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।